हेलो एवरीवन। जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर का। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक 2 वीडियो लेक्चर कैपेसिटर का अपलोड हो चुका है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 और रिलेटेड कैपेसिटर का ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3। ये टॉपिक यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो पॉइंट है वो कौन सा है। फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे को पता है कि कैपेसिटर को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड तीसरा था हमारा सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सो प्यारे बच्चे, हमने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हर एक टर्म्स को डिफाइन करके समझाया एंड उनका जो भी एक्सप्रेशन था, जिन जिन बातों पर डिपेंड कर रहे थे, वो हर एक पॉइंट हमने आपको बारीकी से समझा दिया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर का। एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर अर्थात गोलीय प्लेट संधारित्र। दीज कैपेसिटर आर मेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ये कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कॉन्सेंट्रिक डिफरेंट रेडियस वाले 2 स्फीयर लेना होता है। यहाँ कॉन्सेंट्रिक वर्ड्स का मीनिंग ये निकलता है सकेंद्रीय, अर्थात ऐसे 2 कंडक्टिंग स्फीयर जिनकी रेडियस एक जगह हो उसे कहते हैं सकेंद्रीय स्फीयर। सो आपको इस फिगर में 2 स्फीयर दिख रहा है, एक ये R1 एंड एक ये R2 रेडियस वाले। ये है R1 रेडियस वाले और ये है R2 रेडियस वाले, एंड इसे ही कहते हैं एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर को समझ गए होंगे। इनका केस नंबर 1 पे चलते हैं। केस 1 क्या कह रहा है? सो फ्रेंड्स, केस 1 कह रहा है कि इफ़ चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर इज अर्थेड। कहा जा रहा है कि यदि चार्ज हम दें इनर स्फीयर को, यहाँ 2 स्फीयर हैं, एक अंदर में है एक बाहर से है, दोनों सकेंद्रीय है यानी दोनों का केंद्र एक ही है। सो यहाँ प्रश्न केस 1 क्या कह रहा है, केयरफुली सुनिएगा कि इनर वाले स्फीयर को चार्ज क्यों दिया गया एंड आउटर स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिया गया। तो आपको इसका कैपेसिटी फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, केयर करना इन बातों को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को केयरफुली समझिएगा कि आपके पास ये R1 रेडियस एंड ये R2 रेडियस का जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिनका केंद्र O है। सो चार्ज आपने किसको दिया? तो आपको कोई चार्ज तो इनर वाला को दिया प्लस Q, क्योंकि हम लोग प्लस Q नहीं दे सकते, ये तो बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, प्रोटॉन नहीं दिया जा सकता। पर थियोरेटिकली ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थियोरेटिकली ऐसा हम सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पर थियोरेटिकली हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने इनर सरफेस को प्लस Q चार्ज दिया। सो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे को पता होगा ही कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये चार्ज इस पर फैल जाएगा। एंड आपको अर्थिंग ऑफ कंडक्टर तो पढ़ाया गया था ना, आपको याद ही होगा कि ये फेसिंग सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है इनका ये अंदर वाला सरफेस फेसिंग हो गया तो इस पे आ जाएंगे -Q चार्ज। इनको आपने अर्थेड करा। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा, अर्थ तो इलेक्ट्रॉन की जननी है, सो इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो वो इलेक्ट्रॉन किधर चल गए? इनर में। तो आउटर पे चार्ज कितना होगा? 0। अगर आउटर पे चार्ज 0 तो पोटेंशियल क्या होगा? 0 ही होंगे। सो आई होप आप इन फैक्ट को समझ गए होंगे और
यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया इनको भी आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है तो आप सबसे पहले जाके अर्थिंग का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको ये समझने में आसानी होगी। अब ध्यान सुनिएगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्ज। सो बच्चे हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर का चार्ज हम लोग प्लस क्यू लेते हैं, जबकि कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 होता है। दैट्स वाई हमने प्लस क्यू लिया। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे निकलता है फ्रेंड्स? हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा। सो जिस पे प्लस क्यू चार्ज है वहाँ पे पोटेंशियल प्लस में होगा, एंड जिस पे माइनस क्यू चार्ज है उस पर पोटेंशियल माइनस में होगा। एंड अगर आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल चाहिए तो आपको प्लस वाला पोटेंशियल में से माइनस वाला पोटेंशियल को क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। तब जो आंसर आएगा उसे कहेंगे आप पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। दैट्स वाई यहाँ पे आप ध्यान दीजिए और समझिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्लस अर्थात ये प्लस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल हम लिख रहे हैं। सो बच्चे भी प्लस के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R1, क्योंकि रेडियस तो उनका वही है, माइनस, क्योंकि अब माइनस के कारण भी वहाँ पे पोटेंशियल होगा ना यहाँ पे, तो माइनस के कारण क्या होगा? विथ साइन, तो माइनस KQ/R2। ये तो हो गया आपको प्लस क्यू वाला का कारण, एंड बाहर में माइनस क्यू का कारण कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? वो हो जाएगा आपको 0। दैट्स वाई यहाँ KQ कॉमन मिल जाएंगे, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब भी का वैल्यू यहाँ पे मिला आपको कैपेसिटर की जो कैपेसिटी। सबसे पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल आपको निकल गया KQ इंटू R2 माइनस R1 इंटू R2। इनका एलसीएम ले लिया गया और आपको ये आंसर आया। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, क्योंकि पहले भी आप देख रहे थे कि जहाँ जहाँ मैंने कैपेसिटी निकाला तो हमें किसी भी कैपेसिटर के लिए फार्मूला मालूम होता है, Q बराबर CB होता है, एंड C इक्वल टू हो जाता है Q/V। हर जगह हमने पोटेंशियल निकाला तो Q तो Q है ही, V की वैल्यू हमने अभी निकाला KQ इंटू R2 माइनस R1/R1 इंटू R2। सो डियर फ्रेंड्स के कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा C इक्वल टू K की वैल्यू 1/4πε0। सो बच्चे ये उलट के गुना कर लोगे तो हो जाएगा 4πε0 इंटू, ये भी उलट के गुना हो जाएंगे तो R1 इंटू R2/R2 माइनस R1। यही कैपेसिटी निकल के आया एक क्या कहते हैं एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर का। पर एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर में किन का? जिनके आउटर एस्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे एंड इनर को आप चार्ज देंगे, उनका कैपेसिटी आपको निकला 4πε0 R1 इंटू R2/R2 माइनस R1। ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले वही चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, एंड एक स्पेशल केस की बात करूँगा। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि यदि सर हम इनर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दें एंड आउटर को चार्ज दे दें तो कैपेसिटी क्या होगा? तो वो केस 2 है, जिसको समझने के लिए एक स्पेशल केस आपको समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्पेशल केस को समझेंगे एंड लास्ट में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न आपके मन में विचार आ रहा है
कैसा विचार आ रहा है कि सर यदि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है और तभी आपने इनर को चार्ज दिया था, आउटर कोर से ग्राउंड किया था, तो अब मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि इनर को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा और आउटर को चार्ज दे दूंगा, तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी। सो फ्रेंड्स, उस केस को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पेशल केस को समझना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, स्पेशल केस ये है कि यदि आपको सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर दे दूं तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्पेशल केस में, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर अ सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर एज कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के जैसे कार्य करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे को ये चीज़ तो पता ही है कि कैपेसिटर बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेट चाहिए। तो एक तो स्फीयर सिंगल है ही फ्रेंड्स। अब एक बात बताओ, आप इसको एक प्लेट तो और लाओगे, बिना एक प्लेट और लाए ये कैपेसिटर बनेगा नहीं। सो साइंटिस्ट फेराडे ने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा, इनका रेडियस केंद्र O मान के इनका रेडियस R1 बराबर क्या मान लिया, R मान लिया। सुनते जाना। और इनके केंद्र से, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना, इनके केंद्र से R दूरी, इनके केंद्र से इनफिनाइट डिस्टेंस पे, यानी R2 की वैल्यू साइंटिस्ट ने कितना माना, R2 की वैल्यू माना इनफिनाइट। पर एक सपोज कर लिया कि एक जो है स्फेरिकल क्या है, सरफेस है, ऐसा सोचा। सो प्यारे बच्चे, अगर आप इनको चार्ज दिए, सो चार्ज तो दिए इसको, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर तो इस पर चार्ज होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ फेसिंग सरफेस हो गया ना फ्रेंड्स, तो इस पर क्या आ जाएंगे -q। तो इसके आउटर पे चार्ज हो जाएंगे 0, दैट इज इनका पोटेंशियल भी हो जाएगा 0। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? थोड़ा विचार करिए। ऐसा फेराडे ने सोचा था। सो आपको सोचना पड़ेगा, जब जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा कि सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर एज कैपेसिटर वर्क कर रहा है तो कैपेसिटी फाइंड करें, सो आपको सोचना ही पड़ेगा। एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर ले लेंगे और उसके केंद्र से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर का आप क्या कर लेंगे, ऐसे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो हमने ऐसा सोचा। अब मैंने लिखा, माना R रेडियस वाला कंडक्टिंग सिंगल स्फीयर है जिसका केंद्र O है, पुनः माना O से इन्फिनाइट सेपरेशन पर दूसरा गोलीय सेकेंडरी सरफेस है। सिंपल। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है, इसी के लिए तभी हमने आपको कंडीशन पढ़ाया था कि डियर फ्रेंड्स, अगर ये है इसको +q चार्ज है एंड एक ये स्फीयर है इस पर -q है, इधर तो कुछ भी नहीं, अगर भी 0 है तो तभी भी ऐसा ही आया था। सो ऐसा अगर है तो इसके लिए फार्मूला होता है कैपेसिटी इक्वल टू, अभी तो सिद्ध किए थे, 4πε0 इंटू R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R1। ये तो आप सभी बच्चे को याद है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करो ना, इनको गुना कर दो आप 1/R2 से। अब आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा फ्रेंड्स इसीलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ व्यंजक चाहिए। सो आप इनको जब करोगे कैलकुलेशन तो आपका क्या आएगा, ध्यान सुनिएगा। जितना मैंने बताया वो चीज़ों को केयरफुली समझते चलिएगा। आपको यही तो मैंने कहा था करने, सो किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, R2 इंटू क्या हो जाएंगे 1/R2 माइनस R1 इंटू 1/R2। सो ये तो कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 और -1 R1/R2 बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेंगे। सिंपल। सो इस फॉर्म में आ गया। अब ध्यान सुनना, इनका R1 का मान R है
R2 का मान इन्फिनाइट है तो आप पुट कर दो, तो R1 का मान R है, R1 का मान R है एंड R2 का मान इन्फिनाइट है। जब इन्फिनाइट से R में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 और 1 माइनस 0 1 होता है। सो फ्रेंड्स सी कैपेसिटी सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डियर स्टूडेंट्स उनका वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁹। यहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज इस बात को लेकर करते हैं कि कुछ दिन पहले यूनिट नंबर 1 में आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़े थे 9 इंटू 10⁹, बट क्या यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़े हैं? नहीं ना है, यहाँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था जिसकी आपको वैल्यू 9 इंटू 10⁹ था। आज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सो आप इनका आंसर करेंगे 1/9 इंटू 10⁹। तो अपना सोचने की नज़रिया बदलिए, नहीं तो आप यहाँ से बहुत सारे मिस्टेक कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स एक बात आप केयरफुली सुनना, एक बातों को केयरफुली सुनना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे कि सर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सो क्या मैं कैपिटल सी यानी कैपेसिटी प्रोपोर्शनल किसका, उस स्फीयर के रेडियस का कहेंगे? यस, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ज़रूर कहेंगे। एंड अगर डियर स्टूडेंट रेडियस हम स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर की बढ़ा दूँ तो क्या बढ़ेगा, तो उनका कैपेसिटी बढ़ेगा। सो आपको ये याद रखना है, ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस कैपेसिटी का डैश होता है तो क्या होता है, कैपेसिटी का सीधा समानुपाती होता है। अब ये अगर स्पेशल केस आप समझ गए तो इसी से डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कहूँगा आपको कि अर्थ का मुझे कैपेसिटी बता दो। सो फ्रेंड्स अर्थ की रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो इनको कौन सी में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट करिए। तो मीटर में कन्वर्ट कर 6.4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएंगे आपको 6 मीटर। एंड फ्रेंड्स ध्यान सुनिएगा, एंड आपको सी पूछा गया तो सी इक्वल टू अभी तो पढ़े थे कि हमारा अर्थ सिंगल कंडक्टिंग बॉडी है, लाइक कैपेसिटर वर्क करेंगे तो उसकी कैपेसिटी सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होंगे। सो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीपल उसका वैल्यू कितना है आर का 6.4 इंटू 10⁻⁶। एंड जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 711 माइक्रोफैराड आंसर। सो प्यारे बच्चे आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रहना चाहिए कि अर्थ की कैपेसिटी, अर्थ की धारिता, अर्थ की कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में मून का, मार्स का, मतलब ढेर सारे ग्रह हैं उनकी रेडियस दे दे तो आप आसानी से, मुझे लग रहा है अब कि आप उनकी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक बात और आपको पढ़ाना चाहूँगा, आप बातों को पढ़ने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आ चुके हैं। ये जो अभी मैंने सिद्ध किया कि एक सिंगल कंडक्टिंग बॉडी का जो कैपेसिटी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये भी पूछे जा चुके हैं 2021 में। सो फ्रेंड्स 2022 में क्या क्वेश्चन आएंगे मैं एक बार उस पर नज़र डालूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप के आएंगे, ध्यान सुनना। क्या है ना फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान सुनो, मैं कहूँगा कि एन सेम, यानी सेम बोले इसका मतलब आइडेंटिकल रेडियाई, एन सेम आइडेंटिकल रेडियाई वाले, इसको आप अपने कॉपी पे लिख लेना, इसके जस्ट नीचे, ये जो अभी सिद्ध किया इसके जस्ट नीचे, रेडियाई वाले बबल
एन सेम यानी कि आइडेंटिकल रेडियाई वाले बबल को मिलाकर एक बिग बबल बनाया जाए तो इसका वॉल्यूम आपस में क्या रहता है, इक्वल, EQUAL लिख लेना, इक्वल लिख लो, हाँ सही है, इक्वल होता है। इसको समझिएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे है। मैंने क्या बोला कि अगर एन सेम यानी कि आइडेंटिकल मतलब हुआ कि सबकी त्रिज्या समान है, तो एन सेम आइडेंटिकल रेडियस वाले बबल को मिलाओगे तो एक स्वाभाविक है कि बिग बबल बनेगा। बबल मतलब हुआ बुलबुला, एक बड़ा गोला बनेगा। तो जब ये बन जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि इनका सिर्फ जितने सारे छोटे बूंदों को मिला है उनका जो रेडियस है, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है ना डियर स्टूडेंट्स, वो वॉल्यूम बड़े वाला का जो वॉल्यूम बनेगा उनके इक्वल होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। सो हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से क्या लिखेंगे, कौन कंजर्वेशन से, वॉल्यूम कंजर्वेशन से, फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन, CONSERVATION लिख लीजिएगा। कंजर्वेशन क्या होगा फ्रेंड्स, एन मल्टीपल, एन मतलब कितने सारे आप मिलाए वो, मल्टीपल उनकी वॉल्यूम, तो छोटे वाले बूंद की वॉल्यूम रेडियस स्मॉल आर माना, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इक्वल टू कितने उधर बना, एक ही बना, तो एन का मान वहाँ पे एक मल्टीपल डियर स्टूडेंट्स 4/3 पाया, और एक जो बना उनकी रेडियस कैपिटल आर मान लो। तो ये हो गया। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे कौन चीज कटेंगे, 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हुआ, कट गया। सो आपको बचा एन आर क्यू इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। एंड यहाँ से जब आप क्यूब को हटाओगे तो इस पे चढ़ेगा आपको क्यूब रूट, एंड क्यूब रूट एन का तो नहीं निकलेंगे, पर आर क्यूब का क्यूब रूट निकल के आएगा स्मॉल आर, एंड ये हो गया आपको कैपिटल आर का आंसर। तो कैपिटल आर बराबर हुआ क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। डियर स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अभी आपने क्या पढ़ा कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की जो कैपेसिटी होती है वो उनकी रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज रेडियस अगर आप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी स्वाभाविक है कि इंक्रीज करेंगे। सो फ्रेंड्स एक बात बताओ, क्या मैं इनके लिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है कैपिटल आर, इनके लिए मैं कैपिटल सी यूज कर सकता हूँ? आपको कहे हाँ क्यों नहीं, इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन मल्टीपल स्मॉल आर के लिए क्या स्मॉल सी यानी कि छोटे वाले बबल का कैपेसिटी तो लिख सकता हूँ ना, स्मॉल सी है ये फ्रेंड्स। सो ये सूत्र एग्जिस्ट कर जाएंगे किसके आधार पर, इनके आधार पे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से ये सब फैक्ट्स को समझ गए होंगे, और आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और ये क्वेश्चन तो बार बार आते रहते कंपटीशनों में। सो आपको सीखना पड़ेगा। आई होप आप सभी बच्चे इनको सीख गए होंगे। सी इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल सी।
अब इस पे प्रश्न आता है। प्रश्न कैसे आता है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि 64 बूंद ऐसे आएंगे 5 माइक्रोफैराड वाले, क्या कहेंगे, 5 माइक्रोफैराड वाले 64 बबल को मिला के एक बिग बबल बनाया गया। बताइए बिग बबल की कैपेसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझे क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहा कि 5 माइक्रोफैराड वाले कितने 64 चार्ज बबल को लगा रहेगा, चार्ज बबल को मिलाकर कितने बबल बनाया, एक बिग बबल बनाया गया। तो फिर कहेंगे आपको बिग बबल का धारिता ज्ञात करें, यानी कैपेसिटी ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स एक बात बताओ, आपको स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है, आप कहेंगे हाँ 5 माइक्रोफैराड। एन की वैल्यू गिवन है 64। क्या पूछ रहा है, कैपिटल सी पूछ रहा है। एंड कैपिटल सी तो अभी हमने पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया, क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल सी। सो फ्रेंड्स क्यूब रूट यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना होगा बता देना, इंटू स्मॉल सी की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप तो समझ गए होंगे भली भांति कि 64 का घनमूल 4 गुना 4 गुना 4, तो 3 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ से बन के आएंगे। तो इसका क्या हुआ ना, इसका बचा 4 मल्टीपल 5, तो 5 का 20 माइक्रोफैराड। तो बड़े वाला जो आपको कैपेसिटर बनेगा उनकी कैपेसिटी होंगे 20 माइक्रोफैराड। सो डियर फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ हम दे, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि 2 माइक्रोफैराड वाले 125 स्मॉल चार्ज बबल को मिला के एक बिग चार्ज बबल बनाया गया। सो आप वो बिग वाले बबल का कैपेसिटी फाइंड करो, ऐसा प्रश्न है। सो आप जल्दी से उनका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। आपको समझ में आ गया तो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमको बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए सो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, जो हमने अभी चर्चा किया था केस नंबर 2 का, आप सभी को याद ही होंगे कि इफ़ चार्ज गिवन टू आउटर स्फीयर। अब वही केस आ गया जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि आउटर स्फीयर को अगर चार्ज दिया जाए एंड इनर स्फीयर को अर्थेट कर दिया जाए तो कैपेसिटी क्या होंगे। सो फ्रेंड्स आइए हम उस स्पेशल केस का भी यहाँ पे हेल्प लेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमने वही किया है जो हमने ऐसा सोचा था पहले कि क्या होगा यदि हम लोग अंदर वाला को ही अर्थेट कर दे एंड बाहर वाला स्फीयर को जो है चार्ज दें। सो फ्रेंड्स ध्यान दो, हमने इनको कितना चार्ज दिया, +q चार्ज दिया। सोचते चलो, जब इनको +q चार्ज दिया तो +q चार्ज देने के बाद इनर वाला को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये तो क्लियर है। मैं फिर से बता दूँ, अगर आपने अभी तक अर्थिंग ऑफ कंडक्टर नहीं देखे हो तो पहले अर्थिंग ऑफ कंडक्टर देख लो, नहीं तो ये सब चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगे, जाके पहले उस लेक्चर को देख लो। सो डियर स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इनको तो आपने +q चार्ज दिया, इनको आपने +q चार्ज दिया। सो इनको अगर आपने +q चार्ज दिया तो आप खुद बताइए कि इनर वाले को कितना चार्ज देंगे, आपको मालूम नहीं क्या देंगे नहीं देंगे। सपोज करो, ऐसा मैंने कहा था कि सपोज कर लो कि अंदर वाला को +q मिला,
अंदर वाला को कितना मिला, प्लस क्यू मिला। जब उनको प्लस क्यू मिला यानी तो इसको अगर अर्थिड किए तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन आना ही है, इस पर इलेक्ट्रॉन आना ही है। तो सपोज करो माइनस क्यू आया तो इस पर क्या होगा, प्लस क्यू ही होंगे ना। तो प्लस क्यू होंगे तो ये तो अर्थिड है नहीं बाहर वाला, तो इस पर चार्ज कंजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन लागू होगा तो आपको पता है कि आपने इनको कितना चार्ज दिया था, इनको तो आपने प्लस क्यू चार्ज दिया था और इसको अर्थिड किया तो इस पर माइनस क्यू सपोज क्या आया तो इस पर हो गया आपको कौन सी, प्लस क्यू। क्योंकि ये जो सरफेस है फेसिंग सरफेस है तो अर्थ को जो रहा था माइनस क्यू सपोज किया कि सपोज करो कि माइनस क्यू यहाँ आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे फेसिंग सरफेस पे प्लस क्यू जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो बाहर में आपका सिस्टम है ये आउटर वाला है, इसको तो प्लस क्यू ही बचना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे अलग सोचा कि क्यू और माइनस क्यू, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको बचेगा सिर्फ कितना, प्लस क्यू, और तब आपको राहत होगा, तब यहाँ से चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा। सो जो अर्थ से कनेक्ट नहीं है उस पर तो चार्ज कंजर्वेशन लागू होगा ही होगा। एंड फ्रेंड एक बात सुनो ध्यान से केयरफुली, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए ध्यान से। इनकी रेडियस R1 है, इनकी रेडियस R2 है। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इनकी वैल्यू कितनी है ये तो आपको पता करना होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ अगर प्लस है फ्रेंड्स तो एक बात बताओ आपको, एक और यहाँ पर इन्फिनाइट सेपरेशन पे सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों, इसीलिए कि यहाँ अगर प्लस चार्ज आ गया तो इधर कोई ना कोई इन्फिनाइट पे माइनस चार्ज लेके एक कैपेसिटर और बनेंगे। इस प्रकार से यहाँ कितने कैपेसिटर बने, इनको और इनको मिला के एक कैपेसिटर बना और इनको मिला के एक कैपेसिटर, तो कुल मिला के यहाँ दो कैपेसिटर बन रहे हैं इस कंडीशन में। इसीलिए इस कंडीशन को समझाने के लिए पहले मैंने आपको एक स्पेशल केस पढ़ाया। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है डियर फ्रेंड्स, आपको हमने पढ़ाया था कहाँ पे, याद करिए, हमने अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में पढ़ाया था कि वो जो छोटू क्यू है उनकी वैल्यू आपको निकाल के आएंगे बड़ो क्यू R1/R2 फ्रॉम अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से। मतलब अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में एक बार आप जाके देखिए लेक्चर को, फिर आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं टाइम को बिना यहाँ पे वेस्ट किए हम वर्क कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप जाके अभी तुरंत अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का 2 ही तो लेक्चर है, वो दोनों लेक्चर आप जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जो अर्थ ने चार्ज दिया वो चार्ज कैसे निकालते हैं। और वो चार्ज आ गया कैपिटल क्यू R1/R2, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू है। सो बच्चे ये चीज़ समझ में आया। C1 बिटवीन इनर स्फीयर ऑफ आउटर स्फीयर एंड आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, क्या कह रहा है ध्यान सुनना। C1 यहाँ पे दो कैपेसिटी बन रहा है, तो एगो कैपेसिटी जो है वो किसके बीच में है, इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर वाला का इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, अंदर वाला का कौन सा, बाहरी सतह, अंदर वाला का बाहरी सतह और बाहरी स्फीयर का अंदर वाला सरफेस। यानी आप समझिए यहाँ पे देखिए, अंदर वाला का बाहरी सतह और बाहर वाला सरफेस स्फीयर का अंदर वाला सरफेस को मिला के बना आपको कैपेसिटी C1। एंड एक बात और, ये जो आउटर वाला है इसका बाहरी सतह एंड एक जो इन्फिनाइट पे लिए हैं उनका इनर सरफेस मिला के बना एक कैपेसिटर, ये बना C2। इस प्रकार से यहाँ कितने कैपेसिटर बने डियर फ्रेंड्स, यहाँ दो कैपेसिटर बन रहा है और हमने वही सब चीज़ों को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। सो सबसे पहला वाला जो बना है C1 कैपेसिटर, उस पर तो वही चीज़ें लागू होगी। C1 बराबर हमने सिद्ध किया था 4πε0 R1 × R2/R2 - R1, तो वो हो गया। नाउ C2 किनके बीच, आउटर सरफेस किसका, आउटर स्फीयर का एंड स्फीयर एट इन्फिनाइट पे चलिए, इन्फिनाइट पे उनका इनर सरफेस लेके एक कैपेसिटर बनेगा। तो वो उनका कितना निकलता था आपको याद था, जो इन्फिनाइट पे होता है उनकी C2 निकलता था 4πε0 × R2, ये आप सभी को याद है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि दोनों स्फीयर क्या है, पैरेलल है ना, दोनों स्फीयर क्या है, पैरेलल है। सो हम C इफेक्टिव निकालेंगे C1 + C2
अब आप कहेंगे कनेक्शन तो आपने सिखाया नहीं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सो फ्रेंड्स आपको अभी ये याद रख लेना है कि पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, यानी संधारित्र समांतर क्रम में सीधे जुड़ता है। क्या बोला? कैपेसिटर का अंग्रेजी होता है संधारित्र। संधारित्र कौन क्रम में? समांतर क्रम में। कैसे जुड़ता है? सीधे जुड़ता है। ऐसे करके याद रख लो, क्या दिक्कत है? संधारित्र समांतर क्रम में सीधे जुड़ता है, कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है। सो फ्रेंड्स C1 की वैल्यू था 4πε0 R1 R2 बाय R1 माइनस R2 प्लस C2 का वैल्यू था 4πε0 इंटू R2। तो हमें कॉमन मिल गया यहाँ से 4πε0 इंटू R2 बचा R1 बाय R2 माइनस R1 प्लस 1। एंड जब इन्हें कैलकुलेशन करोगे फ्रेंड्स तो आपको आएंगे कितना? 4πε0 इंटू R2 इंटू R1 प्लस R2 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1। सो R1 R1 कट जाएंगे और आपके पास एक फाइनल रिजल्ट बन के आएगा कैपेसिटीज का C बराबर 4πε0 इंटू R2 का स्क्वायर बाय R2 माइनस R1। सो आई होप आप लोग इनको अब आसानी से कर पाओगे, रिवीजन भी करोगे। तो इस प्रकार से हमारा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में जो एक्सप्रेशन आया, ये 3 एक्सप्रेशन आया और वो आपको याद है। पहला वाला, अगर बाहर वाला को अर्थिड करे हो तो कैपेसिटर होगा 4πε0 R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1। और एक अगर कंडक्टिंग स्फीयर दिया है तो एक आपको एजप्शन लेना है इन्फिनाइट पे और उसकी कैपेसिटी 4πε0 इंटू R हो जाएंगे। एंड जब आप अंदर वाला को अर्थिड कर दोगे, बाहर वाला को चार्ज दोगे, तो वहाँ पे दो कैपेसिटर बनेंगे और दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी को पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 4πε0 इंटू R2 का स्क्वायर बाय R2 माइनस R1। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं ये सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर पे, लेकिन पहले हम टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है। ओके, कोई बड़ा नहीं है, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रिक टू डिफरेंट रेडियाई वाले स्फीयर चाहिए। सो यहाँ पे सिमिलरली आपको क्या कहते हैं ना कि को एक्सियल सिलेंडर वाले 2 सिलेंडर चाहिए कंडक्टिंग, और उनको मिला के आप बेलनाकार प्लेट संधारित्र बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्सेंट्रिक मतलब हुआ सकेंद्रीय, ये को एक्सियल का मतलब हुआ क्या? तो को एक्सियल सिलेंडर का मतलब ये हुआ ऐसे सिलेंडर जिनका एक्सिस समान हो, जिसका एक्सिस समान हो। वहाँ पे केंद्र समान था, यहाँ पे क्या समान मिल रहा है? एक्सिस। तो ये जो छोटे वाला स्फीयर है, इनका जो एक्सिस है वही ये बड़े वाला जो सिलेंडर है उनका एक्सिस है। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ये है इनका कौन सी एक्सिस है। एंड चार्ज कैपेसिटर पे प्लस क्यू वाला लेते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इनका पोटेंशियल। क्या निकालना होगा? पोटेंशियल। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम इनकी रेडियस R1 मान लिए एंड इसकी रेडियस जो बड़े वाला है सिलेंडर, उनका रेडियस R2 मान लिए। एंड इस कैपेसिटर की जो प्लेट लगे हुए हैं, कौन सा बेलनाकार, इसकी जो हाइट है L माना। एंड अगर इस पे प्लस है डियर स्टूडेंट्स इनर वाले पे, तो इस पे माइनस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? प्लस से माइनस की डायरेक्शन में होंगी। एंड सबसे पहले तो हमको निकालना है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि बिना पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सो भी प्लस वाला माइनस भी माइनस वाला करना होगा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ये बिहेव कर रहा है इन्फिनाइट। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ डियर स्टूडेंट, तो इसके नज़र में ये दोनों बिहेव करेगा एक कंडक्टिंग रड की तरह। ठीक है, ये कंडक्टिंग रड की तरह बिहेव करेंगे। सो आप मेरी बातों को केयरफुली सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ उनको केयरफुली सुनिएगा। तो जब ये बिहेव करेगा वैसा, तो आप ही बताओ इनका जो है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सोचिए। तो आप कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनाइट रड का आपने पढ़ाया था 2k λ/r फॉर इन्फिनाइट चार्ज रड के लिए। हाँ, तो ये इन्फिनाइट चार्ज रड जैसे ही तो बिहेव कर रहे हैं ना।
तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होगा, इसमें कोनो बड़ी बात तो है नहीं। एंड आपको एक चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डॉट डी आर वेक्टर। अगर फिर भी ये याद नहीं है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट याद होगा, इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। सो आप यहाँ से तो ये सोच सकते हैं ना, डी एक्स की जगह डी आर सोच सकते हैं। तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर इस माइनस को ऑटो यहाँ ले आओ एंड डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, सिंपल। सो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको कि हाँ ये चीज़ तो हमको पढ़ाया गया था तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप माइनस को प्लस करना चाहो तो भी फाइनल मास भी इनिशियल लिख सकते हो ना, आपको कि हाँ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 2k लैम्डा बाय आर डी आर कॉस क्या डिग्री, एक ही डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही डिस्प्लेसमेंट। एंड भी इनिशियल माइनस भी फाइनल, तो ये वाला करने से आपको क्या मिलता है बताइए, तो ये तो भी मिलता है, आपको याद ही होगा, हाँ ये तो भी मिलता है। तो भी इक्वल टू 2k लैम्डा कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिए, R1 से R2 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बचा 1 बाय आर इंटू डी आर। तो डी आर के रिस्पेक्ट में 1 बाय आर का, जैसे डी एक्स के रिस्पेक्ट में आप सभी बच्चे जानते होंगे कि x का 1 बाय एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था ln x, यानी नेचुरल लॉग x। सो फ्रेंड्स 1 बाय आर का ln r हो जाएगा, कौन चीज़, ln r हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो हमने यहाँ पे लिखा ln r और R1 से R2 तक उसका करेंगे इंटीग्रेशन। 2k लैम्डा कॉन्स्टेंट था, बाहर है। एंड सबसे पहले हम रखे अपर लिमिट, तो ln R2 माइनस ln R1 एंड 2k लैम्डा, और जब log a माइनस log b हो तो उसे हम लिख सकते हैं log a बाय b। सिमिलरली log L2 बाय R1 लिख दिए, सॉरी log R2 बाय R1 लिख दिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। एंड v इक्वल टू 2kq बाई 2kq और बाई हो गया आपको L इन R2 बाय R1। सो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2k लैम्डा बाई आर, तो ln R2 बाय R1 हुआ, एंड 2k क्यू, क्योंकि लैम्डा बराबर आपको पढ़ाया था q बाय l होता है। सो लैम्डा के बदले हमने लिख दिया q बाई l, एंड आपका एक पोटेंशियल की वैल्यू आया 2kq बाय l इंटू नेचुरल लॉग R2 बाय R1। जब आपको पोटेंशियल निकल गया तब आपको मज़ा आएगा कैपेसिटी निकालने में, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी बराबर फार्मूला आपको पता होता है। कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर इक्वल टू फार्मूला होता है फ्रेंड्स Q बराबर सी वी, दैट इज C बराबर Q बाय V, एंड Q बाय V की वैल्यू 2kq बाय L इंटू नेचुरल लॉग R2 बाय R1, एंड हियर के कैंसिल करेंगे। सो आपके पास प्यारे बच्चे बचेंगे C इक्वल टू L बाई L उलट के गुना होगा तो L बाई 2k नेचुरल लॉग R2 बाय R1। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एंड इस प्रकार से सिलेंडर का कैपेसिटर ख़त्म हुआ। आ जाओ, सबसे बड़ी बात है कि यूज ऑफ कैपेसिटर जानते हैं, फैन में होता है यूज, इन फ़ोन में कैमरा फ्लैक्स जो जलता है उसमें भी आपको कैपेसिटर लगे होते हैं। तो आज का कहानी बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम बैटरी पार्ट 1 का बात करेंगे। यानी सबसे बड़ी बात है हम लोग बैटरी को समझने वाले हैं। सो इसी प्रकार आप सभी बच्चे ओशियन फिजिक्स के साथ जुड़े रहें, मस्ती में पढ़ाई करते रहें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, वो भी यहाँ से सुविधा ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तुरंत अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इनको लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। ओके, बाय।